हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ लीगल हिस्ट्री, यानी जिसे हम आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं। आधुनिक इतिहास जिसे हम लीगल हिस्ट्री बोलते हैं। और ये एलएलबी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ, यह क्वेश्चन आपका अक्सर 10 या 20 नंबर में आता है। 10 और 20 नंबर में ये काफ़ी बार आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस क्वेश्चन का जो नाम है वो इस प्रकार से है, राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार हत्या मामला। या तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है या फिर ये आता है, राजा नंद कुमार वे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप क्या समझते हो, के बारे में टिप्पणी करो, टिप्पणी कीजिए। ये भी आ जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, राजा नंद कुमार हत्या मामला या राजा नंद कुमार वे वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर टिप्पणी लिखो। यहाँ पे ऊपर लिखना है, ऊपर टिप्पणी कीजिए, लिखिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, आपने यूनिक भी देखा होगा, बुक भी देखी होंगी, या कहीं यूट्यूब पे भी देखा होगा, वाईटी पे यूट्यूब पे देखा होगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको जिस तरीके से कराने वाला हूँ, आपने पूरे यूट्यूब को देख लेना, किसी बुक को देख लेना, किताब को देख लेना, कहीं पर ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है। और सफिशियंट और प्रॉपर वे से आपका कराने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। और अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे। देखो, इस कहानी में चलने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे दोनों के बारे में। सबसे पहले हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। राजा नंद कुमार का मामला वारेन हेस्टिंग्स बहुत बार आता है, बता चुका हूं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक इनका जो समय काल था, इन्होंने 1772 से 1785 तक शासन किया, मतलब गद्दी पर रहे थे। इन्होंने अपना कार्यभार भार संभाला था 1772 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स भारत का अंतिम गवर्नर था। जो वारेन हेस्टिंग्स था, ये भारत का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले वारेन के बारे में जानेंगे, फिर नंद कुमार के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन दोनों की ही ऊपर ये कहानी है, तो दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वारेन कौन था और नंद कुमार, राजा नंद कुमार कौन थे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं उसकी बेसिक नॉलेज आपको पहले ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे, भारत का अंतिम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया था। और चलते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1773 के काल में। इस वारेन हेस्टिंग्स के समय में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। उन पर एक गुप्त समिति थी। गुप्त समिति की सिफारिश पहुंची और उनके आधार पर 1773 का एक एक्ट पारित हुआ और वो भारत में आकर लागू हुआ। 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इसी एक्ट के तहत गवर्नर पद समाप्त कर गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। सर्वप्रथम कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट 1774 की स्थापना की गई। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। पहले इसको हम अच्छे से अब डिटेल में आपको समझा देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, 1773 में भारत के अंदर एक समिति थी, गुप्त समिति।
भारत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, धांधलीबाजी चल रही थी, रिश्वतखोरी हो रही थी, बेईमानी चरम सीमा पर थी। और जो लोग सरकार थी, इंग्लैंड का अधिकार था हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, तो जो अंग्रेज थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो एक भारत में एक समिति थी, गुप्त समिति, जो अंग्रेजों की कार्य प्रणाली को देखती थी और उसका ब्यौरा इंग्लैंड भेजती थी, ब्रिटेन भेजती थी। तो इन्होंने कुछ सिफारिश लगाई कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, आप कोई दूसरे रूल लगाइए या किसी अधिकारी को यहाँ पर भेजिए जिससे कि ये जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, जो शासन जो सही नहीं चल रहा है, इसे सही करा जा सके। तो 1773 में ये जो सिफारिश थी, गुप्त समिति ने सिफारिश करी और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ थे, उनके पास यह पहुंचती है और उन्होंने ये 1773 का एक एक्ट बना दिया। भाई गुप्त समिति ने देखा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और कोई भी अपने मन से कार्य नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सिफारिश की लॉर्ड नॉर्थ से। लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 में एक एक्ट बना दिया। इस एक्ट के आधार पर भारत में ये प्रवेश कर गया एक्ट, ठीक है। और इसके आधार पर क्या क्या निर्णय हुए थे भारत में, उन चीज़ों को अब हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा कि जो भारत में इस एक्ट से पूर्व भारत में होते थे गवर्नर। क्या होते थे? गवर्नर। इन्होंने गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया। किसके एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट द्वारा गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर पद समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये एक क्वेश्चन बनता है जीके में, जब आप एपीओ का एग्जाम दोगे या आप किसी भी कंपटीशन में जाने जाओगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखो ये बहुत ज़्यादा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखो 1773 एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर पद खत्म कर दिया गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ था, भारत का जो अंतिम गवर्नर कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भाई अंतिम में जिस पद को खत्म कराया उस पर कोई तो था होगा, और उसके बाद जब खत्म करा तो गवर्नर जनरल लागू करा तो कोई व्यक्ति आया भी होगा उस स्थान पे। तो दोनों ही जगह वारेन हेस्टिंग्स आएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये ही तो था अंतिम गवर्नर और ये ही था प्रथम गवर्नर जनरल। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, ये काफ़ी बार आता है एग्जाम में और नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन आपको जब आप अपने फ्रेंडों के साथ बैठते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है क्वेश्चन। तो आज के बाद ये आपको परेशान नहीं करेगा कि जब कोई रूल लगाया गया तब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था और गवर्नर के पद को समाप्त करा गया और उस पद को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हैं। 1773 के एक्ट द्वारा एक एक्ट और आया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट। भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा। तो ये जो एक्ट आया था 1773 में और कार्य जो हुआ था 1774 में, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई? स्थापना हो गई। और वो सुप्रीम कोर्ट कहां पे बना? कलकत्ता में। तो इसलिए कहा जाता है, यहां से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब और कहां पे बना था।
भारत के अंदर प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब और कहां बना? तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1774 में बना था भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है कलकत्ता में बना था। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गए होगे, बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम पीछे बैक जाते हैं और इसको समझते हैं। देखो, पढ़ना, आप इस चीज़ को ना किसी भी यूट्यूब पे देख सकते हो, किसी भी बुक में देख सकते हो, किताब में देख सकते हो, लेकिन इन डाउटों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पूरी यूट्यूब को, पूरे एक्ट को, पूरी किताबों को छान लेना। जो नॉलेज मैं आपको एक साथ इस वीडियो में देने वाला हूँ वो आपको एक किताब में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये 3-4 किताबों का मिश्रण है। ठीक है भाई, अब देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स भारत का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जो अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब समझ में आएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। और आपसे कभी ये पूछा जाए द्वैध शासन कब समाप्त हुआ था, किसके द्वारा, तो आप कह देना 1773 के एक्ट द्वारा ही द्वैध शासन समाप्त हुआ था। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इसी एक्ट के तहत गवर्नर पद समाप्त कर गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया। सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। प्रथम जो गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। एक काम तो यहाँ पे ये हुआ था। दूसरा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। भाई 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था और उसमें 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। वो 4 न्यायाधीश कौन थे? एक तो था मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश था जिनका नाम था सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये देखो, मैंने इस चीज़ का ब्यौरा आपके लिए इसलिए दिया है क्योंकि इस कहानी में राजा नंद कुमार और वारेन हेस्टिंग्स में इस कोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इस कोर्ट के बिना इस कहानी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस कोर्ट के बारे में भी आपको नॉलेज दी। वारेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में नॉलेज दी। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में सारी नॉलेज दे दी। अब तीसरा जो इसमें पात्र है उसके बारे में बात करते हैं। राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार कौन थे? ये बंगाल के प्रभावशाली ब्राह्मण थे, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ब्राह्मण थे राजा नंद कुमार। ये मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान भी थे। मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान भी थे। 1756 में हुबली के शासक रहे। हुबली था, वहाँ के ये शासक भी रहे थे। नादिया वे वर्धमान के कलेक्टर भी रहे, शासक भी रहे, कलेक्टर भी रहे, नादिया वे वर्धमान के। 1765 में बंगाल के नवाब के मुख्यमंत्री भी रहे। जो बंगाल का नवाब था उसके मुख्यमंत्री भी, या मुख्यमंत्री मान लो या मंत्री मान लो, उसके मंत्री भी ये रहे थे। इस कहानी को मैं इसलिए आपको डिटेल से समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो कहानी है हमारे दिलों और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों में से एक है, और ये 10 और 20 नंबर की भी आती है। भारत में इससे बड़ा दुखद घटना पहली थी जो हमारे दिलों को झकझोर देती है, इसलिए इसे बड़े ही आसानी से और प्यार से समझा रहा हूँ। पहला पात्र है हमारा वारेन, उसके बारे में बता दिया है। दूसरा पात्र है कलकत्ता यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा। तीसरा है नंद कुमार। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इसमें छोटे छोटे पात्र और भी हैं। और चौथा है हमारा इसमें एक पात्र सर एलिजा इम्पे। इस प्रकार इसमें पात्र तो काफ़ी हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वारेन, कलकत्ता यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, नंद कुमार और एलिजा इम्पे। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3-4 ही हैं। अब अपनी कहानी पे चलते हैं। ठीक है, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है अगर आप समझोगे तो।
कंपनी के इंग्लैंड स्थित बोर्ड की शिकायत पर कंपनी ने एक शिकायत बोर्ड भेजा भारत में कि शिकायत पर गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब मोहम्मद रजा खान को मालगुजारी की सही वसूली न होने का आरोप लगाया। इंग्लैंड से एक पत्र आता है वारेन हेस्टिंग्स के पास, और वारेन हेस्टिंग्स से कहा जाता है कि आपके शासन में, आपके क्षेत्र में मालगुजारी को सही से वसूल नहीं करा जा रहा है, आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। जब ये बात वारेन हेस्टिंग्स को पता चलती है तो वारेन हेस्टिंग्स अपने क्षेत्र के मालगुजारी वसूल करने वाले नवाब को पकड़ता है जिसका नाम था मोहम्मद रजा खान, और उसे पकड़ता है और उससे कहता है कि आपने जो है मालगुजारी सही से वसूल नहीं की है। उसे पकड़कर जेल में डाल देता है और उसकी जगह पर उसके पुत्र को नवाब की गद्दी पर बैठा दिया जो नाबालिग था। इंग्लैंड से संदेश आता है आपके यहाँ पे मालगुजारी वसूल नहीं की जा रही है। वारेन हेस्टिंग्स जो है अपने क्षेत्र के मालगुजारी वसूल करने वाले नवाब को पकड़ता है, मोहम्मद रजा खान को, और उसे पकड़कर जेल में भेज देता है। जेल में जब उसे ले जाता है उसके समय उस गद्दी खाली हो जाती है उस समय पे, तो वो क्या करता है, रजा खान के पुत्र को जो नाबालिग था गद्दी पर बैठा देता है, और उसे गद्दी पर बैठाने के लिए उसकी पत्नी से 2.5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे लेता है कि हम आपके पति को तो ले जा रहे हैं, लेकिन इस गद्दी पर आपके ही पुत्र को बैठा दिया जाएगा, लेकिन आप रिश्वत के तौर पर हमें 2.5 लाख रुपए दे दो। उसकी पत्नी डर के वजह से कि भाई एक तो पति चला गया मेरा जेल और इस गद्दी पे कोई होगा नहीं, कोई कार्यभार तो संभाले, तो वो 2.5 लाख रुपए उसे दे देती है। और जो वारेन हेस्टिंग्स था वो एक काम और करता है, रजा खान के विरुद्ध जांच पड़ताल होने पर खान को दोषी पाया गया। अब जांच पड़ताल होती है कि भाई इसने मालगुजारी की वसूली करी या नहीं की, तो उस वसूली में रजा खान दोषी पाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। नाबालिग नवाब की देखभाल, ये नाबालिग कौन था, मोहम्मद रजा खान का जो पुत्र था वारेन हेस्टिंग्स ने जिसे गद्दी पर बैठाया था, उसकी देखभाल के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार के पुत्र को संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, देखो इस कहानी को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। इंग्लैंड से सूचना आती है, इंग्लैंड सूचना आती है और सूचना मिलती है वारेन को जो उस समय का गवर्नर जनरल था, और ये क्या करता है, नवाब को जो मालगुजारी वसूल करने वाला था रजा मोहम्मद को पकड़ता है और क्या करता है, जेल में डालता है। ठीक है, इसके स्थान पर इसका कोई राजगद्दी खाली ना रहे, इसके पुत्र को क्या करता है, गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन क्या करता है, मोहम्मद रजा खान की जो पत्नी थी उससे वारेन जो 2.5 लाख रुपए ले लेता है रिश्वत के तौर पे। क्या करता है, 2.5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे ले लेता है कि मैं तुम्हारे पुत्र को गद्दी पर बैठा दूंगा, तुम्हारा पति तो जेल चला ही गया है। तो ये 2.5 लाख रुपए वारेन को दे देती है। ठीक है, अब वारेन क्या करता है, एक नंद कुमार नाम का एक आदमी होता है, उसका एक पुत्र होता है, राजा नंद कुमार था जिसकी मैं अभी चर्चा करी थी। उसके पुत्र को कहता है कि आपसे मैं पैसे लूंगा, लेकिन आपको मैं एक नवाब बना दूंगा। आप क्या करो, मुझे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जॉब लगवा रहा हूँ। तो ये इसका जो 1.5 लाख रुपए राजा नंद कुमार का पुत्र दे देता है, धोखेधड़ी से वारेन ले लेता है और उसका संरक्षण बना देता है कि भाई तुम्हारी जॉब लगा दी है, तुम इसकी रक्षा करो। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। ये उसे धोखा देते हैं, मतलब चालबाजी करते हैं कि ये तो नाबालिग है, इसे हटाएंगे, आप 1.5 लाख रुपए दो, हम तुम्हें इसकी गद्दी पर बैठा देंगे। यहाँ से 2.5 लाख लिए रजा मोहम्मद की पत्नी से, और राजा नंद कुमार के बेटे से 1.5 लाख रुपये, यानी 4 लाख रुपए का गबन करा। अब आगे चलते हैं। हेस्टिंग्स की परिषद के 3 सदस्य हेस्टिंग्स को नीचा दिखाना चाहते थे। भाई हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग्स बहुत ज़्यादा जालसाज था, बहुत ज़्यादा रिश्वत खोरी करता था, तो उसके जो परिषद के लोग थे उसके उन कामों से परेशान थे और वो उसे नीचा दिखाना चाहते थे कि भाई इसे कभी ना कभी तो हम पकड़ पाएंगे ज़रूर, इसकी जो दलाली है इसे ख़त्म कराएंगे।
क्योंकि इसने रजा मोहम्मद को जेल भिजवाया, उसके पुत्र को नाबालिग को गद्दी पर बैठाने के लिए 2.5 लाख रुपए लिए, और झूठ बोलकर राजा नंद कुमार के बेटों को उसका संरक्षक बॉडीगार्ड बना दिया, और उससे झूठ बोला कि तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए उससे रिश्वत ले लिए। अब इसकी जो परिषद के लोग थे, हैस्टिक्स की परिषद के लोग, इसे पहले से ही नीचा दिखाना चाहते थे। ये सोचते थे कोई एक हमें ऐसा मौका मिले कि हम वारेन हेस्टिक्स को नीचा दिखाएं। तो इन्होंने 2-3 बार इन वारेन हेस्टिक्स के ऊपर केस डाले, लेकिन हर बार वारेन हेस्टिक्स बच जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने एक तगड़ी चाल चली और इन्होंने राजा नंद कुमार को इसके खिलाफ तैयार कर लेते हैं, और राजा नंद कुमार से कहते हैं कि भाई आपको वारेन हेस्टिक्स के ऊपर केस डालना है। राजा नंद कुमार कहता है कि भाई मैं वारेन के ऊपर केस क्यों डालूं, बेचारे वारेन ने मेरा क्या बिगाड़ा है। वो जो 3 सदस्य थे वो कहते हैं, उसके जो वारेन की परिषद के जो सदस्य थे, कि भाई कारण तो बहुत बड़ा है लेकिन हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको केस डालना होगा। राजा नंद कुमार को पता नहीं थी कि उसके बेटे से 1.5 लाख रुपए लिए गए हैं। कि भाई मुझे बताओ तो सही, मैं केस तो डाल दूं। कि भाई तुम्हारे पुत्र से धोखाधड़ी से वारेन हेस्टिंग्स ने 1.5 लाख रुपए लिए हैं। राजा नंद कुमार एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया, और उसने गुस्से में आकर वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर केस डाल दिया कि अगर ये बात सही है तो मैं केस डालता हूँ। उसने अपने पुत्र से पूछी, और वहां जाके रजा मोहम्मद की पत्नी से पूछी, क्या आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए इन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए मेरे बेटे से? कि जी हाँ, और 2.5 लाख रुपए मुझसे भी लिए हैं मेरे बेटे की सुरक्षा और नवाब बनाने के लिए। तो राजा नंद कुमार इस जालसाजी के लिए वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर केस डालता है। अब केस में क्या सुनवाई होती है वो यहाँ देखते हैं। इन सदस्यों के कहने पर हेस्टिंग्स के ऊपर राजा नंद कुमार ने 11 मार्च 1775 को रिश्वत व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शिकायत पत्र में राजा नंद कुमार ने आरोप लगाया कि हेस्टिंग्स ने मेरे नाबालिग पुत्र गुरुदास को दीवान नियुक्त कराने के लिए बड़ी मात्रा में घूस ली है। नाबालिग नवाब मुबारक उदौला का संरक्षण नियुक्त करने के लिए विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए की घूस ली है। ये वही विधवा है जो रजा मोहम्मद के जो पास में रहती थी, उसकी जो पत्नी थी, उसी से इन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे, क्योंकि रजा मोहम्मद को जेल हो गई और बेचारा वो मर गया था। ठीक है, 2.5 लाख रुपए इससे लिए और 1.5 लाख रुपए गुरुदास से ले लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, कौंसिल ने वारेन से स्पष्टीकरण मांगा तो गुस्सा होकर वहां से चला गया। जब जब न्यायालय कोर्ट बैठा था, जब बड़े बड़े अधिकारी इस चीज की सुनवाई कर रहे थे, उस समय वारेन से पूछताछ चली, तो वारेन गुस्सा होकर वहां से चला गया कि मेरे पे ऐसे केस लाद दिए, अब मैं जा रहा हूँ। वो शर्म के मारे, गुस्से के मारे वहां से चला गया। कौंसिल ने राजा नंद कुमार व विधवा मुन्नी बेगम को बुलाया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स नहीं आया। भाई जब इन दोनों ने केस डाला है, एक ने 2.5 लाख का और एक ने 1.5 लाख का, और किसके ऊपर डाला है, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। भाई न्यायालय में तो तीनों को आना होगा। नंद कुमार और विधवा मुन्नी बेगम तो आ गई थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स नहीं आया था। उसे पता था कि मैं तो दोषी हूं, मैं क्यों जाऊं। और अंग्रेज सरकार थी तो ना जाना भी उसने उचित समझा, और उस समय वो एक ऊंचे पद पर भी था। ठीक है, मुन्नी बेगम ने फारसी में लिखा पत्र पेश किया। भाई जब भी हम कोर्ट में कोई केस डालते हैं तो उसके लिए सबूत होना चाहिए। सबूत मांगा न्यायालय में, तो सबूत के तौर पर मुन्नी बेगम ने फारसी में लिखा पत्र पेश किया, जिसमें कौंसिल व उसके सदस्यों ने हेस्टिंग्स को दोषी सिद्ध किया। एक पत्र दिखाया कि भाई इसके आधार पर मैंने इसे पैसे दिए थे, देखो ये रहा वो पत्र, और उसके आधार पर उसकी कौंसिल ने उसे दोषी ठहराया। वारेन हेस्टिंग्स को तत्काल ली गई रकम व जुर्माना देने व जमा करने का आदेश दिया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स को दोषी बता दिया गया, दोषी पाया गया, तो उसे ऑर्डर दिया गया कि आपने जितनी रकम ली है वो रकम इन्हें तुरंत वापस की जाए और इनसे क्षमा मांगी जाए। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स चिढ़ गया। भाई जब वारेन हेस्टिंग्स से पैसा छिन गया, बेइज्जती हो गई, ठीक है, अब वारेन हेस्टिंग्स जो था वो राजा नंद कुमार से चिढ़ गया। वारेन हेस्टिंग्स चिढ़ गया यानी गुस्सा हो गया, और नंद कुमार से बदला लेने का अवसर देखता रहा। अब ये सोचता रहता था वारेन हेस्टिंग्स कब मुझे मौका मिले और कब मैं राजा नंद कुमार से बदला लूं, और एक दिन वो आ ही गया कि जब उसकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई।
6 मई 1775 को एक मोहनदास नामक व्यापारी से नंद कुमार पर जालसाजी का झूठा मुकदमा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में डलवाया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और लिख लो, ये लिख रहा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में डलवाया। सुप्रीम कोर्ट में डलवा देता है। आरंभिक परीक्षण के बाद अगले ही दिन, मतलब जैसे हम कोई केस डालते हैं, केस डालने में थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होती है, गवाहियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, जिस दिन केस डाला था उसी दिन उस पर सुनवाई होने लगी। उसका रीज़न क्या था, मतलब कलकत्ता में केस गिरा था। अब देखो, मैंने कलकत्ता का स्टार्टिंग में जिक्र करा था, रीज़न क्या है अब समझ लो। कलकत्ता में क्या था, सुप्रीम कोर्ट पहली बार ही बना था, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, न्यायाधीश जो था, वो था सर एलिजा इम्पे। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और जो जज यानी न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, और यहाँ पर नंद कुमार का केस चल रहा था। सर एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे, तो आपस में क्या थे, मित्र थे। और इस केस को चलने से पहले वारेन हेस्टिंग्स सर एलिजा इम्पे से मिला कि इस प्रकार का एक केस आपके पास आएगा, उस केस में मेरे ही पक्ष में आपको सुनवाई करनी है। आप ध्यान रखना, एलिजा इम्पे की जो नियुक्ति थी वारेन हेस्टिंग्स ने कराई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने ही अपने जानबूझकर कलकत्ता में इसकी नियुक्ति कराई थी। तो एलिजा इम्पे वारेन हेस्टिंग्स के एहसान तले दबा हुआ था, उसका मित्र भी था, एहसान तले दबा हुआ भी था, और एलिजा इम्पे को अपना एहसान चुकाने का मौका मिल गया था कि भाई चलो, वारेन का जो एहसान है, इसने मेरी नियुक्ति करवाई है, मेरी सपोर्ट करी थी यहाँ पर नियुक्त होने पर इस पद पे, तो अब इसका मैं एहसान चुका दूंगा। अब ये यहाँ पे जो है नंद कुमार का मामला चला जाता है, ठीक है। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये सर एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स दोनों दोस्त थे। केस चलने से पहले ही आपस में साठगांठ कर लेते हैं कि आपको नंद कुमार को जरूर ही दंडित करना है, कठोर से कठोर दंड देना है, सही है। अब चलते हैं आगे। 6 मई 1775 को एक मोहनदास नामक व्यापारी से नंद कुमार एक जालसाजी का झूठा मुकदमा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में डलवाया। आरंभिक परीक्षण के बाद, मतलब बहुत ही जल्दी, एक दिन यह मामला पूर्ण परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग्स घनिष्ठ मित्र थे, और वारेन पहले ही इस केस में इम्पे से बात कर चुका था, ठीक है। पहले ही दोनों बात कर चुके थे, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे। अब आगे चलते हैं। 8 जून 1775, यहाँ पे 17 कर लो, ये 19 हो गया, 1775 को नंद कुमार के केस का परीक्षण आरंभ हो गया। देखो, 6 मई को डाला और जून में स्टार्ट हो गया, कितना फास्ट केस चल रहा है। 8 जून 1775 को नंद कुमार के केस का परीक्षण आरंभ हो गया, जिसमें 12 जूरी सदस्य हैं, वो 2 पारसी तथा 10 यूरोप सदस्य थे। यहाँ पे क्या था, जिसमें 12 जूरी सदस्य, जिसमें 2 पारसी तथा 10 यूरोप से थे, जो कलकत्ता में काफ़ी दिनों से निवास कर रहे थे। यहाँ पर जो मतलब न्यायाधीश के साथ साथ जो 12 जूरी सदस्य थे, उनमें से 2 पारसी थे और 2 यूरोप से ही थे, जो कलकत्ता में काफ़ी दिनों से निवास कर रहे थे। उन्हीं के सामने ये सुनवाई हो रही थी। मोहनदास का आरोप था कि नंद कुमार ने 15 जनवरी, अब मोहनदास इस पे आरोप क्या लगाता है, देखो, केस कब डाला जा रहा है, 6 मई 1775 को, सुनवाई कब हो रही है, 8 जून 1775 को, केस कब का है देखो, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो रही है, 1774 को, और केस कब का डाला जा रहा है देखो। मोहनदास का आरोप था कि नंद कुमार ने 15 जनवरी 1770 को एक जालसाजी करके बुलाकीदास के नाम एक बंधकनामा बनवाया था।
इन्होंने आरोप लगाया था कि जो नंद कुमार था, नंद कुमार ने धोखाधड़ी से बुलाकी दास के नाम पर एक बंधक पत्र यानी कि एक कोई जमीन इसके नाम पर कराई थी। ठीक है, और ये कब कराई थी? 15 जनवरी 1770 को, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्माण होने से 5 वर्ष पहले। यानी सुप्रीम कोर्ट कब बना है कलकत्ता का? 1774 को बना है। और इस पर जो केस जो डाला गया है बेचारे पर 15 जनवरी 1770 का केस, मतलब 1770 के बाद के ऊपर केस किया गया, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात के ऊपर केस डाला गया था। ठीक है, और किसने डाला था? मोहनदास ने। और डलवाया किसने था? वारेन हेस्टिंग्स ने। यानी 5 साल पुराना, क्योंकि राजा नंद कुमार के खिलाफ कोई ना तो जालसाजी का मुकदमा आ रहा था, ना राजा नंद कुमार ऐसा कोई घटना कर रहा था जिससे वो केस में फंसे। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई इस पे कोई पुराना ही मुकदमा ठोक दिया जाए, इसका कोई पुराना ही कोई गलत काम है वही निकाल लिया जाए, ये तो अंटे पे आ नहीं रहा है, वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा। तो इसने बहुत जल्दी पुराना केस इसके ऊपर थोप दिया। किसके ऊपर? राजा नंद कुमार के ऊपर, जिसके आधार पर बुलाकीदास की वसीयत के निष्पादक अर्थात गुंगा वसीनी और पुत्र मोहनदास को धोखा दिया गया था। मोहनदास ने बोला कि जो मेरी जमीन थी वो बंधक जो बना दी थी वो बुलाकीदास को दे दी गई थी, और गुंगा वसीनी और पुत्र मोहनदास को धोखा दिया गया था। ठीक है, नंद कुमार का परीक्षण 8 जून, देखो 6 मई को तो लाया गया था और 8 जून को कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई थी। 8 जून 1775 से 15 जून 1775 की आधी रात तक 8 दिन लगातार चलता रहा। नंद कुमार के वकील ने यह तर्क पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट को मामले के परीक्षण का क्षेत्राधिकार नहीं है, किंतु व्यर्थ रहा। देखो यहाँ पर उनका जो नंद कुमार का जो वकील था उन्होंने बोला कि जिस कोर्ट के अंदर, जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चलाया जा रहा है वो इस तरह के केसों को सुनने के लिए नहीं बनाया गया है, और ना ही ये इतना बड़ा अपराध है जो सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए। इसका जो दंड है वो जुर्माने से दंडित किया जाए और इसे निचले स्तर पे सुनवाई की जाए। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि ये जो केस है मेरे द्वारा जो इस मोहनदास ने डाला है ये गलत है, अगर इसमें ज़्यादा देर करी गई और ये किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंच गए तो इस केस को रद्द कर दिया जाएगा। और वारेन हेस्टिंग्स का दोस्त था सर एलिजाइम पे कलकत्ता का, जो वो था न्यायाधीश। तो इन्होंने पहले ही दोस्ती में बात कर रखी थी कि आपको जितना भी जल्दी हो सके इस केस को जल्दी ही फिनिश करना है। तो इन्होंने 8 जून से 15 जून यानी लगातार दिन रात एक कर दिए इस केस को ख़त्म करने में, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तक ये इंग्लैंड पहुंचेंगे उससे पहले तो हम इसकी समाप्ति कर देंगे केस की। और इसके वकील ने बोला भी था, नंद कुमार के वकील ने, कि सर ये केस कल सुप्रीम कोर्ट लायक नहीं है और न ही केस ये यहाँ पर सुनवाई के है और न ही इसका ये क्षेत्राधिकार है। लेकिन इसकी बात को किसी ने सुना नहीं। ठीक है, न्यायालय मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रातः 8 बजे बैठ जाता था। इन्होंने इतनी जल्दी करी, 8 बजे ही बैठ जाते थे और रात को 8 बजे तक 9 बजे तक पूरी पूरी रात इसी के ऊपर चर्चा करते रहते थे, इसी की प्लानिंग बनाते रहते थे और 8 दिन के अंदर पूरा केस समाप्त कर दिया। 16 जून 1775 की सुबह को मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाइम्पे ने सारा मामला संक्षिप्त किया और नंद कुमार को दोषी मानकर सन 1728 के ब्रिटिश कानून के अंतर्गत फांसी की सजा सुना दी। यहाँ पर क्या होता है, राजा नंद कुमार से बदला लेने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने केस चलवाया और सर एलिजाइम्पे जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने 8 दिन में ही केस को सॉल्व कर दिया। और 9वें दिन 16 जून 1775 को सारी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपना फैसला सुनाते हुए राजा नंद कुमार को सजाए मौत दे दी गई और उसे फांसी दे दी गई। जिस एक्ट के तहत 1728 के ब्रिटिश कानून के अंतर्गत, यहाँ पर देखो
1728 ब्रिटिश कानून के अंतर्गत इन्हें सजा दे दी गई। इस फैसले के खिलाफ नंद कुमार द्वारा किंग इन काउंसिल को अपील याचिका पेश की गई, जो सरसरी तौर पर खारिज कर दी गई। जब इनको फांसी की सजा दे दी गई तो नंद कुमार के वकील ने इस केस के खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ किंग इन काउंसिल को अपील की, जो इंग्लैंड में बैठती है। इंग्लैंड में पहुंचाने की कोशिश की गई और न्यायालय को भी दी गई दोबारा से, लेकिन इसे तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये पहले ही एक साजिश के तौर पर केस चल रहा था, इसमें कुछ होने वाला नहीं था। ये वारेन हेस्टिंग्स भी जानता था, सर एलिजा इम्पे भी जानते थे और लोग भी जानते थे जो केस इस पर चलाया जा रहा है वो गलत चलाया जा रहा है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स मेरा मित्र है, इसे हमें सज़ा देनी है नंद कुमार को, तो उन्होंने इस जरिए से इसे सज़ा दी गई। और 5 अगस्त सन 1775 की सुबह 8 बजे नंद कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इसे मृत्यु दे दी गई। ये थी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की प्रथम फांसी जो राजा नंद कुमार को दी गई थी। यह क्वेश्चन भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी, किसे सुनाई गई थी? तो राजा नंद कुमार को सबसे पहली फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं कि ये जो केस था, क्या ये सही था, क्या गलत था, क्या राजा नंद कुमार के साथ सही हुआ या गलत हुआ, इस बात को देखते हैं। देखो, राजा नंद कुमार के ऊपर जो केस गिरा था वो तो सही था, लेकिन जो राजा नंद कुमार के ऊपर जो केस गिरा, जो उसमें निर्णय हुआ, वो सिर्फ जुर्माने से दंडित था। किससे? जुर्माने से। उसमें कभी भी किसी की मृत्युदंड से सजा नहीं मिलने वाली थी। इसके ऊपर हम तर्क देखते हैं। राजा नंद कुमार को जालसाजी के अपराध के लिए जो परीक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, उसकी वैधता को विधि वेदता उसी समय से संदेह से देखते आए हैं। जो विधि वेदता है वो कहते हैं कि जो राजा नंद कुमार के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, छल कपट हुआ है, वो सही नहीं हुआ है। उसके विषय में बहुत ज़्यादा तर्क पेश करे जाते हैं। उन तर्कों में से एक तर्क और देखते हैं, निर्णय की वैधता के खिलाफ विद्वानों के तर्क। जिस अपराध के लिए दंड दिया गया था वह हिंदू व मुस्लिम विधि में फांसी या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं था। उस समय पे दो ही विधि ज़्यादा प्रचलित थी, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि। इंग्लैंडों ने तो आकर हम पे अंग्रेजों ने तो आकर हम पे ज़बरदस्ती शासन करा था। हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का आवागमन अच्छे से हुआ ही था। उस समय हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम विधि थी। हिंदू और मुस्लिम विधि दोनों के आधार पर मृत्युदंड या फांसी से वो अपराध दंडनीय नहीं था। नंद कुमार पर वाद तुरंत हेस्टिंग्स के दोषी सिद्ध होने के बाद लगाया गया। जब हेस्टिंग्स दोषी हो गया था उसके कुछ महीने बाद ही, 2 से 3 महीने बाद ही, राजा नंद कुमार के ऊपर केस डाल दिया गया था मोहनदास द्वारा, जो कि वारेन हेस्टिंग्स ने फुलसाया था। जिससे पता चलता है कि वारेन हेस्टिंग्स नंद कुमार से बदला लेना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश भी थे, लेकिन इम्पे व वारेन मित्र होने से एक सब चुप थे। जो एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, लेकिन सब चुप थे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे ही था और वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। इसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश की वजह से जितने भी जज थे, जितने भी न्यायाधीश थे, सब शांत थे, क्योंकि सीनियर के सामने कोई बोल नहीं सकता था। ठीक है, इसी वजह से चुप रहे। फांसी 1728 एक्ट के, यहाँ पर एक्ट लिख लेना, 1728 एक्ट के तहत दी गई, जो ब्रिटेन में लागू था, भारत में कभी लागू ही नहीं हुआ था। जिस एक्ट के तहत, जिस कानून के तहत, जिस नियम के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी, एक्ट 1728 के एक्ट के तहत जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो एक्ट कभी भारत में लागू ही नहीं हुआ था। उसकी कभी चर्चा भारत में हुई भी नहीं थी। ये तो एक्ट सिर्फ इंग्लैंड में ही लागू होता था और उसी के आधार पर वारेन हेस्टिंग्स की जो मित्र थे सर एलिजा इम्पे, उन्होंने राजा नंद कुमार को फांसी दे दी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। जो नियम, जो कायदा कानून हमारे देश में लागू ही नहीं है,
उसके आधार पर तुमने उसे फांसी क्यों दे दी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की परीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन थी और जज ने स्वयं लंबी व कठोर बहस गवाहों से की थी। जिस प्रकार नंद कुमार के गवाह और जो वकील थे वो जिस प्रकार से राजा नंद कुमार के पक्ष में गवाह तैयार कर रहे थे, तो गवाहों से जो बहस होती थी सीधे जज कर रहे थे। सर एलिजा इम्पे और एलिजा इम्पे के जो निचले जज थे वो ही डायरेक्ट गवाहों से बहस करते थे। जो भारत के उस समय जो गवाह थे, उस समय के जो लोग थे, वो अंग्रेजी भाषा इतनी अच्छे से समझते नहीं थे और उस समय उन लोगों में डर होता था, हमारे भारतीय लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ डर होता था कि कहीं हमें फांसी पर ना चढ़ा दें, कहीं हमें मार ना दें। तो वो डर की वजह से ना तो अच्छे से गवाही दे पाते थे और दूसरी बात खुद जज उन अनपढ़ लोगों से यानी गवाहों से बहस करते थे जिसमें वो अच्छे से अपनी बहस अपनी जो गवाही दे नहीं पाते थे। ठीक है। अपराध सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से 5 वर्ष पूर्व का था, यानी कि जो अपराध राजा नंद कुमार ने जालसाजी का करा था यानी धोखाधड़ी उस पर जमीन की लगाई गई थी, वो कोर्ट के स्थापित 1774 में कोर्ट बना और केस था 1770 का, यानी 5 साल पुराना केस उस पर लगाया गया था, अपराध लगाया गया था। अपराध सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से 5 वर्ष पूर्व का था और पूर्व अपराध पर न्याय अंग्रेजी विधि के खिलाफ था। यानी कि ये कहा जाता था अंग्रेजी विधि में कि जब भी कोई नियम आएगा, अगर उस नियम से पूर्व अगर कोई कानून के तहत मतलब कानून नहीं है उस समय तक, अगर कोई अपराध होता है तो वो न्यायालय में नहीं जाएगा। जैसे कि 1774 में नियम बन के आया था, 73 में 74 में एक्ट वो कल सुप्रीम कोर्ट बना था। 73 से पहले के जो भी अपराध हैं उन एक्टों के आधार पर जो पहले लागू हुए हैं वो आगे को नहीं चलेंगे। लेकिन ये तो 5 साल पुराना था, इस पर तो 1774 के नए जो कानून आए थे उसके आधार पर तो कोई अपराध हुआ नहीं था। ये तो पुराना अपराध था, पुराने एक्टों के आधार पर इसे सजा देनी चाहिए थी, लेकिन पुराने अपराध पर नए एक्ट के आधार पर सजा दी गई। नंद कुमार द्वारा किंग इन काउंसिल में अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इन्होंने इंग्लैंड के लिए मतलब ब्रिटिश न्यायालय में मतलब जो वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार होती है वहाँ पर अपील भेजनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ही खारिज कर दी, वहाँ पर पहुँचने ही नहीं दिया। सन 1774 के एक्ट के अनुसार यदि किसी को फांसी होती है तो उसे कम सजा या माफ़ की मांग के लिए इंग्लैंड वाले दरबार में पेश किया जा सकता था। इसे एक बार देख लो। सन 1774 के एक्ट के अनुसार यदि किसी को फांसी होती है तो उसे कम सजा या माफ़ की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सकता था। ठीक है। लेकिन इन्होंने अगर 1774 का जो सुप्रीम कोर्ट बना उसमें ये बोला था अगर किसी को फांसी होती है, मृत्युदंड होता है, तो उसे कम कराने के लिए आप इंग्लैंड में आकर अपील कर सकते हो। ठीक है, दोबारा अपील कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपील को ही खारिज कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें वारेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा इम्पे की मिलीभगत थी। सुप्रीम कोर्ट सम्राट के यहाँ भेज सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जो है सम्राट यानी इंग्लैंड में भेज सकता था कि हमने इसे फांसी तो सुना दी है, अगर आप चाहो तो इसे मृत्युदंड से बचा सकते हो, इसे आजीवन कारावास दे सकते हो या जुर्माने से छोड़ सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ही उसे खारिज कर दिया भेजने की बजाय। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजना चाहिए था कि हमने तो अपना निर्णय दे दिया, आपका क्या निर्णय है, आप चाहो तो इसमें जो निर्णय देना चाहो दे दो, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। जो साक्ष्य पेश किए गए वो भी मृत्युदंड के पर्याप्त नहीं थे, के लिए प्राप्त नहीं थे। जिस साक्ष्य जिस गवाही के आधार पर, जिन सबूतों के आधार पर, जिन गवाहों के आधार पर मृत्युदंड दी गई थी वो पूर्ण नहीं थे, वो अपूर्ण थे। मृत्युदंड के लिए जो गवाही और जो साक्ष्य जो सबूत पेश करे गए थे वो मृत्युदंड के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे मृत्युदंड दी गई। जिस समय नंद कुमार से 1770 में अपराध हुआ तब वह कलकत्ता का निवासी नहीं था और ना ही वो कलकत्ता का निवासी था। लड़ाई द्वे भारतीयों की थी, यहाँ पर आएगा।
लड़ाई जो थी दो भारतीयों की थी, जिसके निर्णय का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को न था। देखो इसमें क्या हुआ था, मोहनदास की और राजा नंद कुमार की लड़ाई थी जमीन की। तो इसमें अंग्रेजों का तो इंटरफेयर करना ही नहीं था, और कोर्ट बना था 1774 में और लड़ाई थी 1770 की। तो यहाँ पर इन दोनों की भारतीय की जो लड़ाई का जो अधिकार था सुप्रीम कोर्ट को उस समय नहीं था। उस समय तो वो अपने कानून प्रशासन को बनाने के लिए लागू किया गया था। तो यहाँ पर दो भारतीय की लड़ाई को अंग्रेजों ने ले लिया। वो जरिए किसके लिए, वारेन हेस्टिंग्स के जरिए, और इसके आधार पर राजा नंद कुमार को फांसी दे दी गई। ये थी राजा नंद कुमार की कहानी, जो एक दर्दनीय घटना थी उस समय की। इसका बहुत तगड़ी तरह से विरोध भी हुआ था, और यह थी 1774 की प्रथम फांसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, निष्कर्ष आप अपने स्वयं शब्दों में लिख सकते हो। इसका क्या निष्कर्ष है, इसमें क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ था, और इससे आप क्या समझते हो, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। उम्मीद करता हूँ, ये तो मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ये कहानी भी काफ़ी लेंथी थी। कम से कम 30 से 40 पेजों की कहानी को मैंने आपको प्रोवाइड कराया है 4 से 5 पेज में, और 3 से 4 एक्टों से स्टडी करने के बाद आपको प्रोवाइड कराया है। जब भी आप इसे एग्ज़ाम में करो तो इसी प्रॉपर बेस में करना, जैसे जैसे ये है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी इसकी जो तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये है, और दूसरा पेज ये है। और थर्ड पेज ये वाला है, दिखाई देता हूं मैं आपको। थर्ड पेज, और ये है फोर्थ पेज, और ये है फिफ्थ पेज, और ये है सिक्स पेज। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपकी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा और आप उचित समय पर एक अच्छी तैयारी कर पाओगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।